क्रीमिया में ईंधन पूरी तरह से खत्म हो गया है। आपने सही सुना। प्रायद्वीप के कम से कम 360 पेट्रोल पंप 2025 की तीसरी तिमाही में अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। रूस का दक्षिणी संघीय जिला, जिसमें काला सागर के प्रमुख तटीय शहर सोची और नोवोरोसिस्क शामिल हैं, ईंधन की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा। इन क्षेत्रों में 220 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हो गए। यह रूसी तेल का लगभग 14% है। एक दशक पहले व्लादिमीर पुतिन ने जिस रणनीतिक गढ़ पर बड़े जोर शोर से कब्जा किया था, जिसे रूसी दुनिया का पवित्र मंदिर और एक अटूट विमानवाहक पोत बताया जाता था, अब चुपचाप और दर्दनाक रूप से अंदर से घुट रहा है। इस पतन के पीछे जाहिर है रूसी ऊर्जा उत्पादन में गिरावट है। उत्पादन में यह गिरावट क्रीमिया पर यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमलों के कारण है। यूक्रेन के चतुराईपूर्ण और निर्मम रणनीतिक गला घोंटने वाले अभियान, जिसकी योजना महीनों तक सावधानीपूर्वक बनाई गई थी, ने क्रीमिया में जीवन को लगभग ठप्प कर दिया। 17 अक्टूबर 2025 की रात को इसका अंतिम घातक प्रहार प्रायद्वीप के ठीक मध्य में स्थित ग्वार्देस्कॉय एयरबेस के पास स्थित महत्वपूर्ण तेल डिपो पर हुआ। इस हमले ने न केवल हजारों टन जेट ईंधन और डीजल को राख में बदल दिया, बल्कि पुतिन के क्रीमिया प्रवासियों के सपने, प्रायद्वीप को बचाए रखने वाले सुरक्षा के झूठे भ्रम और शासन की बची खुची विश्वसनीयता को भी जलाकर राख कर दिया। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्दी आ रही है। पेट्रोल पंपों पर किलोमीटरों लंबी कतारें अब सिर्फ रसद संकट का संकेत नहीं हैं, बल्कि आने वाली ठंडी और काली तबाही, एक पूर्ण मानवीय संकट और शासन के खिलाफ पनप रहे खतरनाक विद्रोहों का भी संकेत हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, पुतिन का क्रीमिया सपना 2014 के बसंत में नहीं, बल्कि 2025 की इस क्रूर पतझड़ में एक खाली पेट्रोल कैन की दबी हुई आवाज के साथ खत्म हो रहा है। जैसे जैसे क्रीमिया का नाजुक अंत नजदीक आ रहा है, कई अहम सवाल मन में आ रहे हैं। एक तो यह कि ईंधन का यह संकट एक प्रायद्वीप को इतनी जल्दी कैसे घुटनों पर ला सकता है, और दूसरा यह कि इस पतन के सामने क्रेमलिन की असहाय छटपटाहट इस अपरिहार्य अंत को कब तक टाल सकती है। अब समय आ गया है कि उन गैस लाइनों के सामने जाकर देखा जाए कि कैसे एक साम्राज्य का इंजन ठप हो गया है। क्रीमिया में इस आपदा के पैमाने को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि क्रीमिया एक द्वीप है और ईंधन वस्तुतः उस द्वीप के लिए जीवनदायिनी है। प्रायद्वीप में अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई खास तेल शोधन क्षमता नहीं है। क्रीमिया का सारा ईंधन सेना के टैंकों के लिए, डीजल नागरिकों की कारों के लिए, गैसोलीन अस्पतालों के जनरेटरों के लिए ईंधन तेल और आने वाली सर्दियों के लिए हीटिंग ईंधन है। इसलिए प्रायद्वीप में ईंधन मुख्य भूमि रूस से आना चाहिए, और यूक्रेन के व्यवस्थित हमलों ने अब यह प्रवाह लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है। जैसा कि बताया गया है, इस रणनीति को आखिरी झटका 17 अक्टूबर की रात ग्वाटिस्कोय एयरबेस के पास स्थित विशाल तेल डिपो पर हमला था। यह लक्ष्य बेतरतीब ढंग से नहीं चुना गया था। ग्वाटिस्कोय क्रीमिया के केंद्र में स्थित है और प्रायद्वीप के उत्तर में अग्रिम मोर्चे और नागरिक बस्तियों तक ईंधन वितरण के लिए प्राथमिक रसद केंद्र था। इस डिपो के नष्ट होने से न केवल रूसी वायुसेना, बल्कि उत्तरी क्रीमिया में सभी नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे का मुख्य मार्ग भी कट गया। यह यूक्रेन के ऊर्जा विघटन अभियान का अंतिम और सबसे निर्णायक कदम था, जिसकी शुरुआत उसने पिछले हफ्तों में सेवस्तोपोल और फियोदोसिया के अन्य प्रमुख ईंधन टर्मिनलों पर हमला करके की थी। अब प्रायद्वीप के सामरिक ईंधन भंडार का एक बड़ा हिस्सा या तो राख में बदल गया था या अनुपयोगी हो गया था। यही वह समय था जब अदृश्य आर्थिक ताकत ने प्रायद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नागरिक आबादी को यह हकीकत अगली सुबह तब पता चली जब पेट्रोल पंपों के सामने ईंधन नहीं, पेट्रोल पंप बंद के बोर्ड दिखाई दिए। अचानक पूरे प्रायद्वीप में दहशत की लहर दौड़ गई, जो 1990 के दशक की अराजकता से भी ज्यादा थी। सिम्फेरोपोल से याल्टा तक, केर्च से सेवास्तोपोल तक लोग आखिरी बूंद पाने के लिए हर शहर में पेट्रोल पंपों पर दौड़ पड़े। मीलों लंबी कतारें लग गईं, झगड़े शुरू हो गए और कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए दहशत को शांत करने की कोशिश करने के बजाय कब्जा करने वाले प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इसे और भड़का दिया। सोवियत शैली के प्रतिबंध लागू कर दिए, जैसे कि साप्ताहिक 20 लीटर पेट्रोल का कोटा। यह इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं थी कि कोई समस्या नहीं थी, बल्कि यह एक आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि हम एक आपदा के बीच में थे।
मॉस्को द्वारा नियुक्त गवर्नर सर्गेई अक्स्योनोव ने रविवार देर रात घोषणा की कि सोमवार से क्रीमिया के ड्राइवर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 30 लीटर तक पेट्रोल खरीद सकेंगे। हालांकि इस वृद्धि से प्रायद्वीप के नागरिक शांत नहीं हुए, न ही इससे क्रीमिया का ईंधन संकट थम पाया। इस ईंधन संकट का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। इसका मतलब है क्रीमिया में आधुनिक जीवन का प्रभावी रूप से अंत। ईंधन प्रायद्वीप की जीवन रेखा है। जब वह धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो सभी अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। प्रायद्वीप पर ठीक यही हो रहा है। क्रीमिया की तथाकथित अर्थव्यवस्था दो स्तंभों पर टिकी है, पर्यटन और कृषि। दोनों ही क्षेत्र अब मृतप्राय हैं। पर्यटन, जो यूक्रेन के हमलों के कारण पहले ही ठप्प हो चुका था, अब ईंधन की कमी के कारण पूरी तरह से ठप्प हो गया है। पर्यटक बसें नहीं चल पा रही हैं, किराए की गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं और होटलों के जनरेटर भी ठप पड़े हैं। फसल कटाई के मौसम में कृषि क्षेत्र तबाह हो गया है, क्योंकि ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टरों को डीजल ईंधन नहीं मिल पा रहा है। फसलें खेतों में सड़ रही हैं। इन समस्याओं के बाद सामाजिक पतन अवश्यंभावी रूप से सामने आ रहा है। खाने पीने की चीज़ें पहुंचाने वाले ट्रक गोदामों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए सुपरमार्केट की अलमारियां खाली होने लगी हैं। खाने पीने की चीज़ों के दाम रातों रात 2 गुने या 3 गुने हो गए हैं। एम्बुलेंसों को बेहद ज़रूरी काम के लिए भी ईंधन ढूंढने में मुश्किल हो रही है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद हैं और लोग अब काम पर नहीं जा पा रहे हैं। अगला चरण मानवीय संकट का है और सबसे बुरी बात यह है कि सर्दी आ रही है। क्रीमिया के ज़्यादातर घर और सरकारी इमारतें गैस या ईंधन तेल से चलने वाले केंद्रीय हीटिंग सिस्टम पर निर्भर हैं। यूक्रेनी हमलों से गैस का बुनियादी ढांचा पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब ईंधन तेल की भी कमी है। इसका मतलब है कि हजारों लोग सर्दियों ठंडे अंधेरे घरों में बिताएंगे। यह एक भयावह स्थिति है जिसमें अस्पताल और स्कूल जम जाएंगे। इस पूर्ण पतन के बीच क्रीमिया में पुतिन की सबसे बड़ी परियोजना यानी रूसी प्रवासियों की वफादारी भी लुप्त होने लगी है। 2014 के बाद पुतिन ने क्रीमिया की जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने और यूक्रेनियन और क्रीमियन तातारों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए मुख्य भूमि रूस से लाखों रूसी नागरिकों को प्रायद्वीप में स्थानांतरित कर दिया। उन्हें सस्ते आवास, उच्च वेतन, भरपूर धूप और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम के पतन से दूर एक मजबूत रूस के संरक्षण में एक समृद्ध भविष्य का वादा किया गया था। ये लोग वैचारिक देशभक्त नहीं थे। ये आर्थिक रूप से प्रवासी थे जो बेहतर जीवन स्तर की तलाश में थे। पुतिन के प्रति उनकी वफादारी उस समृद्धि और सुरक्षा के भ्रम से जुड़ी थी जो शासन ने उन्हें प्रदान की थी। अब गैस की कतारों और ठंडे रेडिएटर्स की कठोर वास्तविकता ने उस भ्रम को तोड़ दिया है। युद्ध का आतंक उनके दरवाजे पर था और वादा की गई समृद्धि की जगह अभाव और अराजकता ने ले ली थी। और ये नए क्रीमियावासी अब शासन के खिलाफ विद्रोह करने लगे हैं। यह अभी तहरीर चौक जैसा कोई संगठित राजनीतिक विद्रोह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आदिम और पुतिन के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक विद्रोह है। हम अस्तित्व के लिए विद्रोह की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्थानीय मीडिया चैनलों पर वही आवाजें जो पहले शासन की सराहना करती थीं, अब कब्जा करने वाले गवर्नर अक्स्योनोव और खरुद पुतिन को कोस रही हैं। तुम हमें यहाँ लाए और अब हमें ठंड में छोड़ रहे हो। वो सेना कहाँ है जिसका तुम बखान करते थे? वो हमारी रक्षा भी नहीं कर सकती। ये युद्ध हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन इन वाक्यों और नारों में छिपा गुस्सा जल्दी ही एक भावना में बदल गया, दहशत। इन लोगों को एहसास हुआ कि यूक्रेनी सेना के आने से पहले उन्हें जल्द से जल्द भागना होगा और वे सर्दियों के बीच में इलिनीस द्वीप पर पूरी तरह से फंस गए थे और इसलिए क्रीमिया से भागने की कोशिश कर रहे लोगों की बाढ़ से राजमार्ग जाम हो गए। लोगों ने अपनी गाड़ियों में अपने 30 लीटर वाले राशन कार्ड से बचा हुआ आखिरी ईंधन भर लिया और केर्च ब्रिज की ओर दौड़ पड़े, जो आज़ोव के तटों के पार मुख्य भूमि रूस की अनिश्चितता की ओर जीवन का एक बाजार बन गया था। यह पुतिन के क्रीमिया प्रवासी समुदाय की कहानी है, जो उनकी सबसे बड़ी परियोजना है। अपने नेताओं पर से पूरी तरह विश्वास खोकर डूबते जहाज से भाग रहे हैं। तो पुतिन, जिनका किला आग की लपटों में है और जिन्हें उनके अपने लोगों ने ही त्याग दिया है, इस पतन को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्रेमलिन की प्रतिक्रिया एक संकट को सुलझाने वाले राज्य की नहीं, बल्कि एक संकटग्रस्त शासन की विशिष्ट असहाय प्रतिक्रिया को दर्शाती है। हमेशा की तरह पहला कदम दबाव बढ़ाना था। एफएसबी और रोस्कवर्तियां सैनिकों को अग्रिम मोर्चे से हटाकर क्रीमिया के शहरों में पेट्रोल पंपों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया था।
हालांकि उनका असली काम इस संकट का दस्तावेजीकरण करने, लंबी कतारों का वीडियो बनाने या सोशल मीडिया पर शासन की आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना था, उन पर दहशत फैलाने और दुश्मन का दुष्प्रचार करने का आरोप लगाना था। क्रीमिया अचानक एक विशाल खुली जेल में बदल गया जहां अपने ही लोगों का शिकार किया जा रहा था। दूसरा कदम दुष्प्रचार को दोगुना करना था। सरकारी टेलीविजन पर झूठी खबरों की बाढ़ आ गई थी, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ईंधन संकट लालची सट्टेबाजों के कारण है, सैकड़ों ईंधन टैंकर रूस से निकल चुके हैं और यह समस्या कुछ ही दिनों में हल हो जाएगी। हालांकि अब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी खिड़की से किलोमीटर लंबी कतार देखी हो, टेलीविजन पर दिखाए गए झूठ पर यकीन दिलाना संभव नहीं था। तीसरा और सबसे हताशाजनक कदम इस संकट को सुलझाने की कोशिश करना था। हालांकि रूस के सारे विकल्प आत्महत्या के नोटों के समान थे। यूक्रेनी हमलों में केर्च ब्रिज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और भागते हुए नागरिकों के कारण यातायात जाम हो गया था। सैन्य प्राथमिकता वाले भारी ईंधन टैंकरों को यहां से गुजरना असंभव था। नोवोरोसियस्क से समुद्र के रास्ते टैंकर जहाज़ों द्वारा ईंधन लाना यूक्रेन के कामिकेज समुद्री ड्रोनों को निमंत्रण देने के समान था। रूस को अपने गढ़ की आपूर्ति के लिए यूक्रेनी झलक क्षेत्र में लक्ष्य के रूप में प्रत्येक टैंकर की बलि पेशी देनी पड़ी। क्रीमिया में ईंधन संकट अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी संभव नहीं है। यूक्रेन को अपने दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चल गया है और वह उसका फायदा उठाना कभी बंद नहीं करेगा। जैसे जैसे सर्दी नज़दीक आ रही है, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये हमले तेज़ होंगे और न सिर्फ फियोदोसिया बल्कि सेवास्तोपोल, केर्च और बाकी छोटे डिपो को भी निशाना बनाया जाएगा। यूक्रेन का अगला कदम संभवतः न केवल ईंधन बल्कि प्रायद्वीप के पावर ग्रिड को भी निशाना बनाएगा। बालाक्लावा और तेवरिया जैसे प्रमुख ताप विद्युत संयंत्रों पर हमले क्रीमिया को न केवल ठंड में बल्कि घोर अंधकार में भी डुबो देंगे। ईंधन और बिजली के बिना रसद आपूर्ति बाधित, सैन्य शक्ति पंगु और विद्रोह की कगार पर खड़े लोगों वाला प्रायद्वीप कब्जे में नहीं रह सकता। पुतिन ने क्रीमिया को सैन्य विजय के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में देखा था। अब वह प्रतीक उनकी अपनी असफलताओं और यूक्रेन की चतुर रणनीति के कारण अपने ही बोझ तले ढह रहा है। 2014 में शुरू हुआ वह उज्ज्वल सपना 2025 की इस सर्द और अंधेरी सर्दी में पेट्रोल पंप पर लाइन में खड़े उस अंतिम निराशाजनक इंतजार के साथ खत्म हो जाता है। तो क्रीमिया, जहां पुतिन का साम्राज्यवादी सपना जन्मा था, अब उस सपने को दफनाने वाली कब्र में तब्दील हो रहा है। लेकिन जब कोई किला गिरता है तो उसके मलबे के नीचे सिर्फ आम जनता के टूटे हुए सपने ही नहीं होते। उन दीवारों के भीतर सुरक्षा के उस झूठे वादे पर यकीन करके हजारों सैनिकों की एक विशाल कब्जाकारी सेना भी मौजूद होती है। और यह ईंधन की कमी, जो क्रीमिया में नागरिक आबादी के लिए एक मानवीय संकट है, कब्जा करने वाली सेना के लिए उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। यह क्रेमलिन द्वारा हस्ताक्षरित आधिकारिक घोषणा है जो सैन्य पंगुता, परिचालनात्मक मृत्यु और पूर्ण पतन की है। नागरिक आतंक तो इस तूफान का पहला संकेत मात्र है। असली सर्वनाश इस समय क्रीमिया में रूसी बैरकों के अंदर बंद इंजन वाले टैंकों की ठंडी धातु पर हो रहा है। जब कोई साम्राज्य ढहता है तो सबसे पहले नैतिकता का पतन होता है, उसके बाद पदानुक्रम का। क्रीमिया में अभी ठीक यही हो रहा है। कागजों पर रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में तैनात हजारों सैनिक खून की आखिरी बूंद तक प्रायद्वीप की रक्षा के लिए मौजूद हैं, लेकिन वह खून अब उनकी नसों में नहीं बह सकता, क्योंकि उन नसों को पोषण देने वाला ईंधन अब खत्म हो चुका है। और इस कमी ने रूसी सैन्य तंत्र के भीतर गहरी सड़ी हुई और क्रूर जाति व्यवस्था, एक सैन्य नरभक्षी व्यवस्था को उजागर कर दिया है। इस नई और निर्मम व्यवस्था में ईंधन गोली से भी ज्यादा कीमती है और इस बहुमूल्य संसाधन का वितरण सैन्य आवश्यकता पर नहीं बल्कि पद विशेषाधिकार और विश्वासघात पर आधारित है। संकट के शुरुआती क्षणों से ही सेवस्तोपोल स्थित काला सागर बेड़े के मुख्यालय या सिम्फरोपोल स्थित एफएसबी केंद्रों में बैठे उच्च पदस्थ अधिकारी, जनरल और राजनीतिक कमिश्नर अपनी अपनी सुरक्षित निकासी योजनाओं को अमल में लाने लगे। उनकी कमान के तहत विशेष सुरक्षा इकाइयों ने आखिरी बचे ईंधन भंडार वाले डिपो पर प्रभावी ढंग से कब्जा कर लिया। यह कीमती डीजल और गैसोलीन उन टैंकों में नहीं डाला जा रहा है जो अग्रिम मोर्चे पर तैनात होने चाहिए या वायु रक्षा बैटरियों के जनरेटरों में। इसे मुख्य रूप से काली बख्तरबंद मर्सिडीज और लैंड क्रूजर में डाला जा रहा है, जो इन उच्च पदस्थ कुलीनों के परिवारों, प्रेमिकाओं और लूटी गई संपत्ति को केर्च ब्रिज या गुप्त बंदरगाहों तक पहुंचाएंगी। यह एक ऐसी सेना है जो खुद को ही निगल रही है, जहां शीर्ष पर बैठे लोग निचले स्तर के लोगों के जीवन और युद्ध क्षमताओं का बलिदान दे रहे हैं।
खाइयों में तैनात आम सैनिक अपनी जान बचाने के लिए। अब कल्पना कीजिए कि जांकोए के उत्तर में कीचड़ भरी खाई में एक 20 वर्षीय रूसी सैनिक है जिसने हफ्तों से गर्म खाना नहीं खाया है, जिसके पास गोला बारूद कम पड़ रहा है और वह जानता है कि उसे किसी भी क्षण यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन निशाना बना सकता है। संकट की घड़ी में उसकी एकमात्र उम्मीद उस BMP-3 बख्तरबंद गाड़ी के इंजन पर निर्भर है जिससे वह जुड़ा हुआ है। लेकिन वह इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कल रात उसका ईंधन चुरा लिया गया था ताकि याल्टा में एक ग्रीष्मकालीन घर ले जाकर उन्हें केर्च की उस अराजक भागने की कतार में डाल दिया जाए। यही वो पल होता है जब सेना का मनोबल टूट जाता है, उसका अनुशासन खत्म हो जाता है और वफादारी की जगह गहरी नफरत ने ले ली है। सैनिक की नफरत अब न सिर्फ दूसरी तरफ खाई में मौजूद यूक्रेनी पर बल्कि अपनी ही बैरक में बैठे अपने कमांडर पर भी केंद्रित है। सैन्य सिद्धांत सरल है, जो निशाना हिलता नहीं वह मरा हुआ निशाना है। यूक्रेन के महीनों से चल रहे रणनीतिक अभियान ने अब क्रीमिया में मौजूद पूरी रूसी कब्जाकारी सेना को एक बेजान निशाने पर ला दिया है। ईंधन की कमी ने रूसी कमांडरों को प्रायद्वीप के विशाल भूभाग में अपनी बची हुई सेना और उपकरणों को फैलाने की सुविधा से वंचित कर दिया है। वे अब सक्रिय गश्त नहीं कर सकते, संभावित यूक्रेनी लैंडिंग ऑपरेशन के खिलाफ तटरेखा की लचीले ढंग से रक्षा नहीं कर सकते या मोर्चों के बीच तेजी से सेनाएं स्थानांतरित नहीं कर सकते। इसके बजाय उनके पास एक ही विकल्प बचा है, अपने मुख्य सैन्य ठिकानों के आसपास जिन्हें वे सुरक्षित और अच्छी तरह से संरक्षित मानते हैं, जमावड़ा लगाना, जैसे कछुआ अपने खोल में दुबक जाता है और बचे हुए ईंधन और गोला बारूद का इस्तेमाल करता है। हालांकि यह रक्षात्मक जमावड़ा सुरक्षा नहीं बल्कि एक आत्मघाती जाल है, क्योंकि इससे यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों और लंबी दूरी की मिसाइलों का काम बेहद आसान हो जाता है। यूक्रेन को अब जंगलों या घाटियों में मोबाइल और छिपे हुए ठिकानों की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ठीक ठीक पता है कि दुश्मन कहाँ है, वे कहाँ जमा हैं और उन्होंने अपनी सबसे कीमती संपत्तियां कहाँ जमा कर रखी हैं। क्रीमिया अब एक किला नहीं रहा, यह यूक्रेन की ATACM और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के लिए तैयार एक विशाल फायरिंग रेंज में बदल गया है। इस नए चरण में यूक्रेन के हमले और भी ज़्यादा घातक और कारगर हो जाएंगे। अब वे न सिर्फ एक ईंधन डिपो बल्कि उस डिपो के आसपास पनाह लिए एक पूरी टैंक, बटालियन, तोपखाना, बैटरी और वायु रक्षा प्रणाली को एक ही बार में तबाह कर सकते हैं। ईंधन की कमी के कारण लगातार गति न कर पाने वाली ये प्रसिद्ध S-400 बैटरियां अब शिकारी नहीं बल्कि असहाय शिकार हैं जो अपने जनरेटर चलाने के लिए डीजल पर निर्भर हैं। जहां क्रीमिया के आसमान में रूसी वायु शक्ति जेट ईंधन की कमी के कारण अपने हैंगरों से बाहर नहीं निकल पा रही है, वहीं यूक्रेनी ड्रोन इन स्थिर और मूल्यवान ठिकानों पर गिद्धों के झुंड की तरह स्वतंत्र रूप से चक्कर लगा रहे हैं और कीव को अपने निर्देशांक बता रहे हैं। यह युद्ध का अंतिम चरण है, यानी शिकारी अपने पूरी तरह से फंसे हुए शिकार को सुरक्षित दूरी से बिना थके और बिना किसी दया के खत्म कर रहा है। और यह अंतिम चरण, यह आर्थिक पतन और यह नागरिक आतंक क्रीमिया को दिन ब दिन अंदर से खा रहा है। देने के लिए धन्यवाद।